अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज की हमारी वीडियो 5वीं जमात के लिए है। आपकी दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू की सफ़ा नंबर 72 पर ये सबक नंबर 9 है आपका। इस सबक का उन्वान है दरख्त की गवाही। उन्वान कहते हैं टाइटल को, और दरख्त आप जानते हैं ट्री या पेड़, तो दरख्त की गवाही। इस सबक में आप देखेंगे कि एक काजी जो है वो किस तरह से इंसाफ करता है और उसमें कितनी सूझबूझ होती है, किस तरह से वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ठीक है, तो दरख्त की गवाही इस सबक का उन्वान है। मेरे साथ यहाँ से इसकी रीडिंग करनी शुरू कीजिए। पुराने ज़माने की बात है, एक शख्स काजी की अदालत में हाजिर हुआ। पुराने ज़माने में मुकदमों के फैसले जो है वो काजी किया करते थे, जैसे आज जज होता है। एक ज़माना ऐसा था कि वहाँ काजी हुआ करता था, उसे काजी कहा जाता था। तो उसकी अदालत में एक शख्स जो है वो हाजिर हुआ और एक दूसरे शख्स पर 100 रुपये का दावा किया। कितने रुपए का दावा किया? 100 रुपये का। आज की तारीख में तो 100 रुपये की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन उस ज़माने की बात है जब 100 रुपये भी एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो 100 रुपये का दावा किया कि इस शख्स ने मेरे 100 रुपये दे रखे हैं। क्या दावा किया? 100 रुपये का दावा। काजी ने पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है? जो मुद्दई था, यानी दावा करने वाला, मुद्दई कहते हैं दावा करने वाले को, उससे काजी ने पूछा तुम्हारे पास कोई गवाह है क्या, जिसकी गवाही की बुनियाद पर फैसला दिया जाए? आदमी ने कहा नहीं। काजी ने कहा बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? क्या कहा काजी ने? बगैर किसी गवाह के कैसे काम चलेगा? हाँ, एक सूरत ये हो सकती है कि मैं उस शख्स से कसम लेकर पूछूं। इस तरह पूछूं, कसम लेकर पूछूं कि क्या वाकई तूने इसके 100 रुपये दे रखे हैं? दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा और बोला, हुजूर, ये शख्स बहुत कस्में खाता है। झूठे आदमी की एक पहचान ये भी होती है कि वो कस्में बहुत खाता है, बेवजह बेबात की कसम खाने लगता है। उसकी कसम पर आप एतबार ना करें, उसकी कसम पर आप एतबार ना करें, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन 100 रुपये की रकम के लिए, मतलब वो आदमी कह रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये उस ज़माने की बात है, 100 रुपये की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। काजी ने जब उस आदमी को इस बुरी तरह रोते देखा तो वो समझ गया कि इसका दावा सच्चा है। लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी गवाही के फैसला भी नहीं दे सकता था, इसलिए उसने पूरा किस्सा जानने की कोशिश की। दावा करने वाले ने बताया, हुजूर, ये मेरा पुराना दोस्त है, इसे एक बार किसी काम के लिए 100 रुपये की अशद ज़रूरत थी। अशद यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये बहुत परेशान था। उसने अपनी परेशानी का जिक्र मुझसे किया। मुझे उसकी परेशानी जानकर बहुत दुख हुआ और मैंने ज़िंदगी भर की कमाई, जो सिर्फ 100 रुपये थी, अपनी कमर से खोलकर उसके हवाले कर दी। उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। अफसोस आज इस बात को 4 महीने हो गए, लेकिन उसने अब तक मेरे रुपये वापस नहीं किए। काजी ने पूछा, तुमने किस जगह उसको रुपये दिए थे? उसने जवाब दिया, एक दरख्त के नीचे। क्या जवाब दिया? एक दरख्त के नीचे ये रुपये दिए थे। काजी ने फ़ौरन कहा, जब तुम्हारा ये कहना है कि तुमने एक दरख्त के नीचे उसको रुपये दिए थे, तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? तो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम्हारा कोई गवाह नहीं है? काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, तुम क्या कहते हो, क्या ये दरख्त और जगह की बात सही है? दूसरे शख्स ने कहा, ये झूठ बकता है, मैंने ना उस दरख्त को देखा है और ना ही उस जगह को जानता हूँ। मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। यानी साफ मुकर गया कि मैंने इससे कोई कर्ज नहीं लिया, मैंने तो इससे कर्ज लिया ही नहीं। काजी ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा, तुम अभी यहीं बैठो। फिर दावा करने वाले शख्स से कहा, तुम परेशान मत हो, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको काजी ने बुलाया है, चलो और गवाही दो।
काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा। जो दूसरा शख्स था जिस पर दावा किया जा रहा था वो मुस्कुराने लगा काजी की बात सुनकर। पहले शख्स ने कहा, काजी साहब मुझे डर है कि मेरे बुलाने से दरख्त नहीं आएगा। काजी ने उसकी बात सुनकर अपनी मोहर उसको दी और कहा, मोहर यानी एक निशानी दी, ये मोहर ले जाओ और दरख्त से कहना कि ये काजी की निशानी है, तुम जो कुछ जानते हो उसकी गवाही काजी की अदालत में हाजिर होकर दो। ये काजी ने कहा उस शख्स से अपनी मोहर देकर। मुद्दई ने काजी की मोहर ली और चला गया। दूसरा शख्स वहीं बैठा रहा, यानी जो मुद्दई था दावा करने वाला वो काजी की मोहर लेकर चला गया और दूसरा जो शख्स था जिस पर दावा किया जा रहा था वो वहीं बैठा रहा। काजी साहब दूसरे मुकदमों को सुनने और फैसले करने में मसरूफ़ हो गए और उस शख्स की तरफ से निगाहें हटा ली, यानी उससे एक तरह से लापरवाह से हो गए। थोड़ी देर के बाद काजी ने अचानक उससे सवाल किया, वो शख्स उस जगह पहुंच गया होगा या अभी नहीं? ये सवाल किया काजी ने उस शख्स से जिसके ऊपर दावा किया जा रहा था। उसने जवाब दिया, अभी नहीं। काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए। मुद्दई यानी दावा करने वाला काजी की मोहर लेकर दरख्त के पास गया। वहाँ उसने दरख्त को काजी की मोहर दिखाई। उससे कहा कि काजी ने तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया है। वो कुछ देर तक जवाब के इंतज़ार में वहाँ खड़ा रहा और जब कोई जवाब नहीं मिला तो बहुत रंजीदा यानी बहुत गमगीन होकर काजी के पास लौट आया, वापस आ गया वो। उसने काजी साहब को बताया कि दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो मेरे साथ अदालत में गवाही देने आया है। काजी ने कहा, तुमको पता नहीं है, दरख्त तो यहाँ पर गवाही देकर चला गया। क्या कहा काजी ने? दरख्त यहाँ पर गवाही देकर चला गया। काजी ने फिर ये फैसला सुनाया, मुद्दई का दावा सही है, 100 रुपये उसे वापस दिए जाएं। दूसरा शख्स ये फैसला सुनकर फौरन बोला, काजी साहब मैं तभी से यहाँ बैठा हूँ, मेरे सामने कोई भी दरख्त गवाही देने नहीं आया, फिर आपने ये फैसला कैसे कर दिया? काजी ने जवाब दिया, बेशक यहाँ कोई दरख्त नहीं आया, लेकिन जब मैंने तुमसे अचानक पूछा था कि क्या वो शख्स उस जगह पहुँच गया होगा तो तुमने जवाब दिया था कि अभी नहीं। अगर ये बात सच ना होती तो तुम ये जवाब हरगिज़ ना देते कि वो अभी वहाँ ना पहुँचा होगा। तो इस बात से काजी ने अंदाज़ा लगा लिया कि जब ये कह रहा है कि वो शख्स अभी वहाँ नहीं पहुँचा होगा तो उसको पता है कि वो जगह कहाँ है, वो दरख्त कितनी दूर है। इसलिए दावा करने वाला सच्चा है और ये जो है ये झूठ बोल रहा है जो कहता है कि मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। इसलिए काजी ने अपना फैसला सुना दिया कि इसको 100 रुपये वापस दिए जाएँ, मुद्दई का दावा सही है। अब सफ़ा नंबर 76 पर इस सबक में जो अल्फाज आए हैं उनके मानी आप यहाँ देखिए और इन अल्फाज मानी को भी याद कीजिए। लफ्ज़ और मानी के उन्वान से यहाँ पर है। सबसे पहले जो लफ्ज़ है काजी। काजी इंसाफ करने वाला, हाकिम या जज, उसको काजी कहा जाता था। दावा करना, हक़ जताना, अपना हक़ मानने के लिए अपना हक़ मांगने के लिए हाकिम के सामने दरख्वास्त पेश करना, दावा करना कहा जाता है इसको। अशद, बहुत ज़्यादा शदीद तरीन। मसरूफ़ हो जाना, काम में लग जाना। मुद्दई, दावा करने वाला, दावा करने वाले को मुद्दई कहा जाता है। रंजीदा, दुखी, उदास या गमगीन, ठीक है, मुद्दई। और देखिए गौर करने की बात में यहाँ देखिए इस सबक में काजी, अदालत, मुद्दई और गवाह अल्फाज आए हैं जो अदालत यानी कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। काजी इंसाफ करने वाले को कहते हैं, अदालत वो जगह है जहाँ इंसाफ या फैसला किया जाता है। मुद्दई दावा करने वाले को और गवाह गवाही देने वाले को कहते हैं। ये गौर करने की बात है इस सबक की। अपनी कॉपी निकाल लीजिए और इस सबक के सवाल जवाब करेंगे। सफ़ा नंबर 76 पर नीचे सोचिए, बताइए और लिखिए, इस तरह से लिखा हुआ है। अपनी कॉपियों में सबक नंबर 9 डालिए और सबक का उन्वान यानी दरख्त की गवाही लिख दीजिए। इधर तारीख़ लिखकर तारीख़ डाल लीजिए आज की। और यहाँ पर सवाल नंबर 1 लिखकर लिखिए, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया।
मैंने यहाँ रेड और ब्लू पेन का इस्तेमाल किया आपकी सहूलत के लिए, लेकिन आप अपना काम पेंसिल से करें आराम से, आप इसकी तरफ ध्यान ना दें। तो सवाल नंबर 1 है, काजी की अदालत में क्या दावा पेश किया गया? इसका जवाब है, काजी की अदालत में एक शख्स ने दूसरे पर 100 रुपये का दावा किया। ये दावा पेश किया गया था काजी की अदालत में। इसके बाद 1 या 2 लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 2 डाल के अगला सवाल लिखिए, मुद्दई बुरी तरह क्यों रोने लगा? इसका जवाब है, मुद्दई के पास कोई गवाह नहीं था इसलिए वो रोने लगा। फिर 1-2 लाइनें छोड़ दीजिए और अगला सवाल नंबर 3 लिखिए, मुकदमे में गवाह कौन था? इसका जवाब लिखिए यहाँ पर अगली लाइन में जवाब लिखकर, मुकदमे में गवाह एक दरख्त था। क्या था? दरख्त। एक दरख्त गवाह था मुकदमे में। इसके बाद 1-2 लाइनें छोड़कर सवाल नंबर 4 लिखेंगे आप। सवाल नंबर 4 लिखिए, गवाह अदालत में गवाही देने क्यों नहीं आया? इसका जवाब है, दरख्त कहीं जा नहीं सकता इसलिए वो अदालत में गवाही देने नहीं आया। क्योंकि एक दरख्त था गवाह, वो कहीं जा आ नहीं सकता, अपनी जगह रहता है वो, इसलिए वो अदालत में गवाही देने नहीं आया। सवाल नंबर 5 लिख दीजिए 1-2 लाइनें छोड़कर, काजी को कैसे पता चला कि दावा करने वाला सच्चा है? इसका जवाब है, दावा करने वाले के बुरी तरह रोने से काजी समझ गया कि इसका दावा सच्चा है। सवाल नंबर 6, काजी ने क्या फैसला सुनाया? इसका जवाब लिख दीजिए, काजी ने मुद्दई के हक में फैसला सुनाया। जो दावा करने वाला था मुद्दई, उसके हक में फैसला सुना दिया काजी ने। ये काजी का फैसला था। सवाल जवाब के बाद सफ़ा नंबर 77 पर ये कुछ खाली जगह है, इन्हें आपको इन अल्फाज से पूर्ण करना है। यहाँ लिख दीजिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है दावा, फिर है जान, मोहर, काजी, गवाही और दरख्त। ये 6 अल्फाज हैं और 6 ही यहाँ पर आपको जुमले दिखाई दे रहे हैं। तो इन 6 जुमलों में इन अल्फाज को खाली जगह में जो मुनासिब लफ्ज़ है वो लिखकर इस जुमले को मुकम्मल कर दीजिए। तो सबसे पहला जुमला है, लेकिन मुश्किल ये थी कि वो बगैर किसी राय के फैसला नहीं दे सकता था, बगैर किसी गवाही के। तो यहाँ पर आप गवाही लिख दीजिए, ठीक है। पेंसिल से करना है आपको अपना सारा काम। दूसरा जुमला है, मुझे उसकी परेशानी खाली जगह कर बहुत दुख हुआ। मुझे उसकी परेशानी जानकर, ठीक है, जानकर बहुत दुख हुआ। ये दावा करने वाले ने कहा था काजी के सामने। इसकी परेशानी अपने दोस्त की परेशानी, ठीक है। तीसरा जुमला, उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के काय पर ली थी? वादे पर। मुद्दई ने ये बात कही थी काजी से कि उसने ये रकम मुझसे 1 महीने के वादे पर ली थी। चौथा जुमला है, उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको किसने बुलाया है? काजी ने बुलाया है। यहाँ काजी लिख दीजिए, ये काजी ने कही थी बात, काजी ने बुलाया है। पांचवा जुमला, उसने दरख्त को काजी की दिखाई। क्या दिखाई? मोहर लेकर गया था इसलिए काजी की मोहर दिखाई मुद्दई ने दरख्त को। छठा जुमला, उसने काजी साहब को बताया कि खाली जगह ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दरख्त ने, यहाँ पर जाएगा दरख्त, यहाँ लिख दीजिए दरख्त। दरख्त ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद इसी सफ़े पर नीचे देखिए, यहाँ कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, वादा, रंजीदा, मोहर, गवाह और अदालत। और यहाँ पर एक एक लाइन है। इन एक एक लाइन में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आप जुमले लिखेंगे। छोटे छोटे अच्छे अच्छे से जुमले बना लीजिए। यहाँ पर वादा है, वादे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एक जुमला यहाँ लिख दीजिए। रंजीदा यानी गमगीन, इसको इस्तेमाल करते हुए एक लफ्ज़ लिख दीजिए। फिर उसके बाद है मोहर, इसी तरह से यहाँ लिख दीजिए। गवाह, कोई ऐसा जुमला बनाइए जिसमें गवाह का लफ्ज़ हो और उसको उस जुमले को यहाँ लिख दीजिए। इसी तरह अदालत, इसलिए आखिरी जुमला है, अदालत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए एक जुमला यहाँ लिख दीजिए। सफ़र नंबर 77 का काम आपका मुकम्मल होता है वर्कबुक का। सफ़र नंबर 78 पर आ जाइए। ये देखिए, यहाँ एक तस्वीर बनी हुई है। इसमें कुछ लोगों को कुछ काम करते हुए दिखाया जा रहा है। जैसे ये एक औरत कुएं से पानी निकाल रही है, ये किसान जो है हल चला रहा है, उधर सूरज निकल रहा है, ठीक है। तो इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो उन्हें क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। वो अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो वो क्या कहलाते हैं? ये वो अल्फाज फ़ेल कहलाते हैं।
उन अल्फाज को क्या कहते हैं? फेल। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इन तस्वीरों में आपने देखा है सूरज निकल रहा है, किसान हल चला रहा है, परिंदे उड़ रहे हैं और औरत पानी निकाल रही है। तो ऐसे पानी निकाल रही है औरत। ठीक है, इन जुमलों में निकल रहा है, चला रहा है, उड़ रहे हैं और निकाल रही है जैसे अल्फाज किसी काम के करने के बारे में बता रहे हैं। निकलना, चलाना, उड़ना, निकालना, ये क्या है? ये फेल के अल्फाज हैं, ये फेल कहलाते हैं अल्फाज। ठीक है, तो सफ़ा नंबर 78 पर आपने जाना फेल किसे कहते हैं। अब सफ़ा नंबर 79 पर आ जाइए। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर वाली लाइन में, नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़िए और मिसाल के मुताबिक फेल तलाश करके लिखिए। हर जगह में लिखिए फेल एंड लाम फेल, है ना। फेल का मतलब किसी काम का करना या होना जिन अल्फाज से ज़ाहिर होता है वो फेल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर दावा करने वाला शख्स ये सुनकर बुरी तरह रोने लगा। तो यहाँ पर रोना जो है वो इस जुमले में रोना फेल है। ठीक है, इसी तरह अब ये 5 जुमले यहाँ दिए हुए हैं। आपको इन 5 जुमलों में ये देखना है कि फेल का लफ्ज़ कौन सा है। ये शख्स बहुत कस्में खाता है, तो कसम खाना फेल हुआ। ठीक है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो यहाँ पर बर्बाद हो जाना ये फेल है। तुमने किस जगह उसको रुपए दिए थे। तीसरा जुमला है तुमने किस जगह उसको रुपए दिए थे, तो देना जो है यहाँ पर इस जुमले में फेल है। चौथा जुमला काजी की बात सुनकर दूसरा शख्स मुस्कुराने लगा, तो ये मुस्कुराना ये यहाँ पर फेल का लफ्ज़ फेल जाहिर करता है। ठीक है, तो इस जुमले में मुस्कुराना फेल है। पांचवा जुमला काजी जी ये सुनकर फिर मुकदमों में मसरूफ़ हो गए, तो सुनना, मुकदमों का सुनना जो है ये यहाँ पर इस जुमले में फेल का लफ्ज़ है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप सुनना। ठीक है, इस तरह से इस काम को आप कर लीजिए। इसी समय पर अब नीचे देखिए, नीचे लिखे हुए जुमलों को कहानी के मुताबिक तरतीब से लिखिए। तरतीब कहते हैं तरतीब बार यानी सिलसिलेवार लिखना। तो यहाँ पर ये 6 जुमले दिए हुए हैं, यहाँ ये 6 जुमले लिखे हुए हैं। इन 6 जुमलों को आपको कहानी में कौन सा जुमला पहले आया है उसको पहले, जो उसके बाद आया उसको उसके बाद, जो उसके बाद आया उसको उसके बाद लिखना है। यहाँ पर आपको खाली लाइनों में ये लाइनें आपको 2 लाइनें इस सफ़े पर मिलेंगी और बाकी की 4 लाइनें आपको अगले सफ़े पर मिल जाएंगी। आप कहानी की तरतीब से इन जुमलों को लिखते जाइए अपनी वर्कबुक में। सफ़ा नंबर 80 पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दरख्त की पत्तियों पर लिखे हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए। ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस, ये एक दरख्त बनाया हुआ है और यहाँ पर ही कुछ पत्तियों में कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। इनको आपको मुज़क्कर को जो लफ्ज़ है उसको मुज़क्कर के नीचे लिखना है और जो मुअन्नस के अल्फाज हैं उनको मुअन्नस के नीचे लिखना है। जो मुज़क्कर के अल्फाज हैं उनको मुज़क्कर के नीचे लिखना है और जो मुअन्नस के अल्फाज हैं उनको मुअन्नस के नीचे लिखना है। तो सबसे पहले जो लफ्ज़ है वो है हमारे सामने यहाँ कमाई। कमाई की जाती है इसलिए मुअन्नस का लफ्ज़ है। ठीक है, तो इसको यहाँ मुअन्नस के नीचे लिख दीजिए। इसके बाद में इसके नीचे यहाँ पर है गवाही। कमाई के बाद इसके नीचे एक लफ्ज़ है गवाही। गवाही दी जाती है, तो ये भी मुअन्नस का लफ्ज़ हुआ, इसको भी यहाँ लिख दीजिए मुअन्नस के नीचे गवाही। फिर परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, तो ये भी मुअन्नस का लफ्ज़ हुआ, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो इन अल्फाज को आप जुमले में इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मुअन्नस का लफ्ज़ है या मुज़क्कर का। काजी जो है ये मुज़क्कर का लफ्ज़ है, इसको यहाँ लिखेंगे आप मुज़क्कर के नीचे। फिर फैसला किया काजी ने, फैसला भी मुज़क्कर का लफ्ज़ हुआ, इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, फिर एक किस्सा भी मुज़क्कर का लफ्ज़ है, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो एक एक करके ये तमाम अल्फाज मुज़क्कर के अल्फाज मुज़क्कर के नीचे और मुअन्नस के अल्फाज मुअन्नस के नीचे आप लिखते जाइए। इस तरह सफ़ा नंबर 80 पर आपका ये काम हुआ। सफ़ा नंबर 81 पर ये यहाँ 3 तस्वीरें बनी हुई हैं। ये काजी जी की तस्वीर है और ये मुद्दई यानी दावा करने वाला, और ये वो शख्स है जिस पर दावा किया था इस शख्स ने। तो हर तस्वीर के आगे उस शख्स का कहा हुआ एक जुमला लिखिए। जो बात काजी ने कही थी उसका एक जुमला यहाँ लिख दीजिए, मुद्दई का कहा हुआ एक जुमला यहाँ लिख दीजिए, और इस शख्स का जिस पर दावा किया गया था इसका कहा हुआ एक जुमला यहाँ लिख दीजिए। इस कहानी में 3 शख्स थे,
उनके तीनों के जुमले एक एक जुमला आप यहाँ लिख दीजिए। मुतज़ाद यानी जिद से बना है, जिसको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड्स कहते हैं और हिंदी में विलोम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर नीचे हर लफ्ज़ के सामने तीन तीन लफ्ज़ दिए गए हैं। हर लफ्ज़ के सही मुतज़ाद को खाली जगह में लिखिए। जैसे यहाँ एक लफ्ज़ लिखा हुआ है बर्बाद, और यहाँ पर तीन अल्फाज दिए हुए हैं वीरान, आबाद और सुनसान। इनमें से जो लफ्ज़ बर्बाद का मुतज़ाद हो उसको आपको यहाँ लिखना है। जैसे बर्बाद का मुतज़ाद है आबाद, तो आप उसको आबाद को यहाँ लिख दीजिए। ज़िंदगी, मुर्दा, जिंदा और मौत में से जो मुतज़ाद है उसको यहाँ लिख दीजिए। हाजिर, हाजिर के सामने लिखा हुआ है दूर, पेश और गायब, तो हाजिर का मुतज़ाद गायब है, इसलिए गायब को यहाँ लिख दीजिए। फिर है रोना, रोना का मुतज़ाद लिख दीजिए यहाँ पर इन तीनों में से एक। सच्चे का मुतज़ाद यहाँ लिख दीजिए एक। सही का मुतज़ाद सच्चा, गलत या दुख, तो सच्चे का वो सही का मुतज़ाद होगा गलत, इसलिए गलत को यहाँ लिख दीजिए। अमली काम में इंसाफ के ऐसे ही कुछ और किस्से तलाश करके पढ़िए और उनमें से कोई एक किस्सा अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो एक छोटा सा किस्सा जो इंसाफ पर मबनी हो, इंसाफ के बारे में इसमें कहा गया हो, बताया गया हो, कैसे इंसाफ किया जाता है या कैसे इंसाफ पुराने ज़माने में किया जाता था, वो कोई किस्सा अपनी कॉपी में लिख दीजिए, कोई छोटा सा किस्सा। तो इस तरह आज आपका ये सबक पूरा होता है। अपनी कॉपी में सारा काम कर लीजिए, जो कॉपी का काम है और जो वर्कबुक का काम है, तमाम काम मुकम्मल कर लीजिए।